नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जब चेयर पर बैठ कर के कभी संघ की तारीफ करते हैं, कभी महाकुंभ में स्नान करते हुए मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कभी उनको इक्विवेलेंट भगवान खड़ा कर देते हैं। और अब जो है उन्होंने, चूंकि गाहे बगाए वो विपक्ष पे तो निशाना साधते ही रहते हैं भाजपा की लाइन लेकर के, अब वो ज्यूडिशरी के पीछे लग गए पिछले कुछ समय से। अभी जब जज साहब के यहाँ कैश बरामद हुआ था, तब उस मामले में क्या रोल रहा उनका वो सबने देखा था, और वो किस तरीके से एनजेएसी के लिए उनको आगे किया गया। तो अब फिर उन्होंने इस सवाल को उठाया है। भाई, जुडिशरी ने जो एक टिप्पणी की कि राष्ट्रपति को लेकर के, राज्यपालों के कर्तव्यों को लेकर के, उनके रवैये को लेकर के, उससे धनखड़ साहब बहुत नाराज हैं। असल में धनखड़ साहब की ये जो पूरी स्पीच वायरल हो रही है, इसके पीछे धनखड़ साहब की मंशा क्या देख रहे हैं आप? क्या वास्तव में धनखड़ साहब ज्युडिशरी, राष्ट्रपति, देश, जनता, संविधान, इन सबके लिए चिंतित हैं? राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। आपने जो सवाल पूछा, इसका अगर बिल्कुल एक लाइन में जवाब देना हो तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि धनखड़ साहब की जो मंशा है वो मोदी जी को बेरोजगार करने की है। जो उनकी हरकतें हैं, जो सारी चीजें हैं, वो एक टूल के तौर पर यूज वैसे ही नहीं हो रहे। ही इज ए वेरी प्रोफेशनल मैन और बहुत बढ़िया मौसम वैज्ञानिक भी है। वो किस समय पर कौन सा चाल कहाँ चलनी है, इसके चैंपियन है, वन डिस्प्यूटेड। संविधान पूरी बीजेपी और आरएसएस की दुखती रग है, तो रह रहकर उस पर चोट करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कभी एनजेएसी के जरिए, कभी किसी फैसले के जरिए, कभी किसी चीज के जरिए। हकीकत क्या है? हकीकत केवल एक लाइन में यह है राय साहब कि धनखड़ साहब एक भटकती आत्मा के नाते किसी भी तरीके से 2027 के जुलाई में जब द्रौपदी मुर्मू जी रिटायर होंगी, उनकी नजर राष्ट्रपति के पद पर है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी पद पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नजर है। वो भी 77 साल के तब तक हो जाएंगे, ये 77 साल 2 महीने की हो जाएंगे। और बीजेपी ने और मोदी जी और गुजरात लॉबी ने जब से सत्ता में आए हैं 2014 में, तब से इन्होंने एक अनरिटन रूल बना रखा, अनडिक्लेयर्ड रूल, कि जिसके 75 साल की एज होगी उसको चलता कर दीजिए। उसी फिराक में आपको पता है वेंकैया नायडू तो पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, वो भी इसी पद पर थे, वाइस प्रेसिडेंट। उनकी भी बड़ी भारी इच्छा थी, आरएसएस भी उनसे राजी था, सारी बात थी, लेकिन उसके बावजूद वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं, कब से रिटायर। तो धनखड़ साहब भी उसी गति को प्राप्त होंगे तो मान के चलिएगा, लेकिन वो अपनी तरफ से डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑल आउट अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मोदी जी को भी जो उन्होंने पिछले 11 साल में किया है, और 2027 तक उनके 13 हो जाएंगे अगर सब यूं ही चला, तो उनको लाइफ लॉन्ग एक इम्यूनिटी की जरूरत है। और 5 साल जो राष्ट्रपति के पद पर वो निश्चित तौर पर रहना चाहेंगे। 29 का पता नहीं क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। आपने 24 में भी देखा कि बीजेपी कैसे सत्ता में भाग दौड़ के पहुंच ही पाई बस, और वो भी कैसे पहुंची वो भी सबको पता है। इस बार तो राजीव कुमार भी नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के मोदी जी की नजर भी उसकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर है जुलाई 2027 में। 24 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी रिटायर होंगी, और धनखड़ जी की भी आत्मा वहीं भटक रही है कहीं ना कहीं कि मेरा दांव किस तरीके से राष्ट्रपति पद पर लग जाए। लेकिन तय मान के चलिएगा कि कुछ भी हो जाए, धनखड़ तो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। वो चाहे संविधान का कुछ भी कर ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे कुछ भी कर ले, जो मर्जी बोलते रहे, कितना ही लूज कैनन हो जाए, कितने ही पद की गरिमा का वो कर ले, सवाल वो है ही नहीं। सवाल उनका है कि न्यूज में रह के, न्यूज साइकिल में रह करके, आपने कभी देखा आज तक कि कोई भी संवैधानिक पद पर, देश के सेकंड टॉप मोस्ट संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की विवादास्पद बात, जो बिल्कुल अविवेकपूर्ण ही नहीं है, अतिशोक्तिपूर्ण नहीं है, ये अवमानना भी है सुप्रीम कोर्ट। जो उन्होंने टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले पर, वो अवमाननापूर्ण है, दैट इज कंटेम्प्चुअस इन नेचर। उसके बावजूद उनको ये पता है कि जो ये संविधान है और जो ये न्यायपालिका है, ये बीजेपी और आरएसएस की दुखती रग है। इसलिए रह रहकर वो उस पर निशाना, संविधान पे निशाना नहीं लगाते, वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर निशाना लगाते हैं कि जब भी कहीं क्या पता दाव लग जाए, क्या पता किस बात से प्रभावित हो जाए। स्पीकर की चेयर पे बैठ के, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की चेयर पे बैठ के आरएसएस के बारे में क्या क्या कह चुके हैं, प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कह चुके हैं। उनका जो पूरा कंडक्ट है, दैट कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी एक्चुअली। जो भारत की जो अभी तक नैतिक और ये सारी चीजें रही है, ये पद बिल्कुल किसी भी पार्टी और उससे ऊपर होते हैं, संगठन से। लेकिन वो कुर्सी पर, आसन पर बैठ करके जिस तरीके की बात उन्होंने की है, तमाम विपक्ष के प्रति जो हेयपूर्ण उनकी दृष्टि है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो कल उन्होंने किस मौके पे कहा, हैरान हो जाएंगे। राज्यसभा के इंटर्न्स का फंक्शन था, उनको जीवन में बहुत लंबा चलना है। और जिस संविधान के कारण धनखड़ राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद पर है, उसी संविधान के जो एक धारा 142, उसको लेकर के उनकी जिस तरह की टिप्पणियां थी, उसको आप क्या कहें?
वो तो ही वॉज गोइंग ओवरबोर्ड। क्यों? क्योंकि आप देखिए पूरी बीजेपी और आरएसएस, इनका दुखती रंग ही 1947 से लेकर के आज तक संविधान और उसके प्रावधान है। ये बिल्कुल निर्बाध शासन चलाने के वो शुरू से, जब से 100 साल पुराना इनका संगठन है। ये राजा और प्रजा का भरोसा, इनका इनका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या नागरिक का नहीं। इनके जो दिमाग के अंदर जो कीड़ा है वो है राजा और प्रजा का व्यवहार। तो इनको तो लोकतंत्र सूट ही नहीं करता किसी भी रूप में। आपने देखा 2019 में मार्च में किस तरीके से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा था जब सबरीमाला वाला मसला आया, तो अमित शाह ने खुलेआम ये कहा जब फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने से बचना चाहिए जिनको लागू करना है, जिनका पालन करना मुश्किल हो। उसके बाद धनखड़ साहब रह रहकर कभी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला करते हैं, कभी कहते कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, जैसे यही मतलब अम्बेडकर से भी बड़े हो गए हैं। उसके बाद एनजेसी को लेकर के रह के टिप्पणी करते हैं। अब जो उन्होंने कल किया, दैट अगेन इज अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट। उससे पहले किरण रिजिजू ने जिस दिन शुरुआत हुई वक्फ कानून पर शुरुआत की, उससे ठीक 24 घंटे पहले किरण रिजिजू ने क्या कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो भी अच्छा नहीं होगा। तो वो थ्रेट कर रहे हैं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये बेसिकली सारा एक सिस्टम चल रहा है कि किस तरीके से जुडिशरी को कंट्रोल में किया जाए, बंधक कैसे बनाया जाए। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और हर उस इंस्टीट्यूशन को ये बंधक बना चुके हैं। जुडिशरी के भी बड़े पार्ट को ये बंधक बना चुके हैं। जो थोड़े बहुत 5-7 जज बचे हैं जो इनके ऊपर ज्यादा नहीं बचे, सुप्रीम कोर्ट में आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, स्टेट्स के हाई कोर्ट में आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कितने जजेस बचे हुए, बाकी सबका काम कर चुके हैं। तो इनकी जो पूरी बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी है, ये उसी को कहीं ना कहीं इको कर रहे हैं। इनका बेसिकली खेल क्या है, देखिए विधायिका पूर्णतः कब्जे में है, जहां भी ये है, सेंटर हो चाहे स्टेट्स हो, जहां भी सत्ता में है, कंप्लीट कंट्रोल के अंदर है। उसके बाद कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी तो इनके तल में चाट रही है 11 साल से, कहीं कोई मेरिट का सवाल नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मीडिया का जो हाल इन्होंने कर दिया है, कभी मतलब आपने रेडियो रवांडा में भी देखा होगा, लैपडॉग है कंप्लीटली। उसके बाद एक चीज ये बची हुई है न्यायपालिका, जो इनको सूट नहीं कर रही है। तो पार्ट ऑफ इट हैज ऑलरेडी बीन हाईजेक्ड, और बाकी की जो है उसको बंधक बनाने की फिराक में है। बेसिकली क्या है कि अदालतों को जागना होगा। अब उनके अंदर भी तमाम काली भेड़ें आ चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5-6 जजों का आप लगातार देख लीजिए पिछले एक महीने, क्या वो जज बनने के लायक भी है? जिस तरीके की बातें वो की जाती है, टिप्पणियां और फैसले, 5-6 लोग ऐसे हो चुके हैं। एक यहाँ नोट बरामद हुए तो एक अलग पक्ष, बाकियों के भी जो कारनामे उनको भी देख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में क्या कह रहे थे, उसके बाद तमाम फैसलों के अंदर क्या हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ सड़ रहा है। वो क्या सड़ रहा है उसको कौन पकड़ेगा? मैं और राम प्रकाश राय तो नहीं कर सकते। तो ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? बेसिकली अगर जुडिशरी अब नहीं जागी तो मान के चलिएगा कि सत्ताधारी लोगों का जो दल है वो अपराधी जो तत्व है देश भर के अपराधी और भ्रष्ट, उन सब की एक शरणस्थली आज बीजेपी। देखिए आप चुनाव में किस तरीके से जीतते हैं, किन को जिताते हैं, उन्हें ही सांसद और विधायक बनाते हैं, और फिर उनको कठपुतली बना करके अपनी जो मर्जी कानून बनाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहे, ये इनकी मंशा है। तो ये एक पूरे का पूरा डिजाइन है जिसको आज की तारीख में जिसका नेतृत्व धनखड़ साहब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार तमिलनाडु वाले केस में बिल्कुल साफ रॉन्ग फुट पे पकड़ी गई, रॉन्ग फुट पे, और उसमें अब रिव्यू डालने की भी बात है, सारी बात है। तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि आपदा में अवसर, तो धनखड़ साहब अब इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं कि मेरा दाव कहीं लग जाए, मैं सुर्खियों में बना रहूं। उनको एक बात का नहीं पता कि उपराष्ट्रपति पद के पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर, वो जिस तरीके से इसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं, इससे उनके नंबर बढ़ नहीं रहे। राष्ट्रपति पद पर अगर कोई दूर दूर तक संभावना थी, इन्होंने उसको भी नष्ट कर लिया। पहली बात तो वैकेंसी नहीं है, आज की तारीख में मैडम द्रौपदी मुर्मू है, कल को मोदी जी इन लाइन है। फिर भी अगर इनकी कोई दबी कुचली इच्छा बची है, उसको इस तरह की टिप्पणियों से, जो थोड़ा मोटा अवसर है 19-21, उसको भी ये गवा देंगे। ये बेसिकली इनका पूरा खेल ये है कि मैं किस तरीके से राष्ट्रपति बन जाऊं, और उसमें सफलता कभी नहीं मिलने वाली। ये प्लेड इज इनिंग्स, ये मान के चलिएगा। इसके बाद इनको वापस राजस्थान ही जाना है। दो चीजें हैं सर एक साथ। जरा आपने जो जिक्र किया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो कोर्ट जाने की फिर से तैयारी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही मुकदमा करना चाहती है सरकार, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम धनखड़ साहब की बात कर रहे हैं और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका भी, चूंकि धनखड़ साहब का ये स्टेटमेंट ऐसे दिन आया है जब वक्फ को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के न्यायपालिका ने जो है 7 दिन का समय दिया है सरकार को
3 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजेआई खन्ना साहब भी हैं। तो ये न्यायपालिका भी समझ रही है कि हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है हमारी लड़ाई, अदरवाइज जैसे तमाम संस्थाएं खत्म की गई वैसे हमें भी खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, ये बिल्कुल एक उनके गेट के ऊपर अलार्म बज रहा है। उनको ये बात समझने की जरूरत है कि ये घंटी बज रही है उनके सिर के ऊपर। और धनखड़ ने इन नो अनसर्टेन टर्म कहा है कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब तक, एफआईआर दर्ज नहीं हुई जस्टिस वर्मा के केस में, बात तो वो जायज है। देखिए, हम ना किसी के पक्ष में ना किसी के अगेंस्ट में, न्यायपालिका को भी मतलब वो जो होता है ना क्लैरिटी के मामले में, अभी कब की घटना है, वो अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई कमेटी। तो टू दैट एक्सटेंट धनखड़ ने वो बात ठीक कही है। क्योंकि लेकिन एक बात और भी है उसमें, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और स्क्रूटनी है वो क्यों नहीं लागू हुई अब तक, और कोई भी पद कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं है। तो जुडिशरी कहीं ना कहीं, मैंने उस दिन भी कहा था आपको जिस दिन वो सारा घटनाक्रम हुआ था, कि जुडिशरी गलत लाइन पे जा रही है। इनिशियल जांच होते ही जो सारे साक्ष्यात जो सीजीआई ने डाले थे, साक्ष्यात का वो क्या बोलते हैं उसको, साक्ष्य जितने भी थे वो उसकी वेबसाइट पे, उसके बाद उनको तत्काल इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी और अपने हिसाब से उसकी जांच करानी चाहिए थी। एफआईआर ना करा करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गलत चीज कर रहा है, और ये एक बहुत बैड प्रेसिडेंट है, और बीजेपी उसी की ताक में है ताकि उनको ब्रोबीट किया जा सके पूरी की पूरी जुडिशरी को। और वही काम धनखड़ ने कल शुरुआत की है। कल को कौन कौन लग जाएगा, इनका तो पूरा इकोसिस्टम है ना। जिस तरीके से रवि वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग हुई, जिस तरीके से अब वक्फ वाला फैसला आ गया है, आपको क्या लगता है खाली बैठने वाले लोग हैं? और सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मुकदमा डालना जा रही है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। सिंपल सी बात है कि एक प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर आपके किसी फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं एक रिव्यू पिटीशन हमेशा डाल सकता हूं। तो उसके ऊपर वो जो रिव्यू पिटीशन जाएगी वो उसी बेंच के सामने जाएगी जिसने फैसला दिया है, और उसके अंदर वो ये देखेंगे कि जो चीजें इन्होंने कही थी, बेसिकली तो रिव्यू पिटीशन में है क्या, तो इनकी योजना ये है कि उसमें कहें कि जो हमने जो इतनी चीजें दलील दी, हमारी दलीलों को शामिल नहीं किया गया, और कौन कौन सी ऐसी मेरिट्स थी जो रह गई। अगर बेंच ये सोचती है कि उसके अंदर कुछ तरमीम करनी है, कोई चीज लेफ्ट आउट है, तो उसको ऐड या सबसेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का एक तरीके से जो है रिव्यू पिटीशन के अंदर वो एक स्कोप सरकार को भी होता है, बाकी पार्टियों को भी होता है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ जा रही है, लेकिन मंशा जरूर दिखती है कि कहीं ना कहीं सरकार बड़ी बेचैन है उस फैसले से, और उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज भी जो होने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के तो जितने भी राज्यपाल आप देख रहे हैं, आज भी देख लीजिए उसमें बंगाल में क्या हो रहा है। कल ममता बनर्जी ने राज्यपाल से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि साहब अभी 1-2 दिन मत जाइए आप, मैं भी नहीं जा रही हूँ, थोड़ी सी सिचुएशन को कंट्रोल होने दीजिए। उसके बावजूद क्या मान गए क्या वो तुरंत पहुंच गए वहां पे। मेरा सवाल है आपसे, आज तक जो दूसरी तरह के दंगे हुए हैं उसमें कोई बीजेपी का राज्यपाल गया है क्या, या किसी राज्य का राज्यपाल गया है? जो बीजेपी द्वारा लगाए हुए हैं तो सारे देश में। बंगाल में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है, एक माहौल क्रिएट करना है, एक भय बेचना है पूरे देश के अंदर, और ममता के लिए एक अनिश्चितता क्रिएट करनी है कि देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, लगेगा नहीं, लेकिन एक माहौल बनाने की बात है, उसको दबाव में लेने की बात है। और ममता को भी यहाँ से समझने की जरूरत है कि इसके पीछे मंशा क्या है। इस मामले में जो ये दंगे हुए, इसमें 100% मैं ममता बनर्जी का फेलियर मानता हूँ। वो जब ये कह रही है कि बाहर से लोग आए, तो तुम्हारी सीआईडी क्या कर रही थी, तुम्हारा पूरा प्रशासनिक तंत्र क्या कर रहा था? क्या तुम उस समय संवेदनशील नहीं थे, जागृत नहीं थे? तो कहीं ना कहीं बेसिकली दोनों तरफ वो है, लेकिन इस तरह के जो डिस्टर्ब्ड मामले में रोटियां सेकना, ये तो कोई बीजेपी और आरएसएस ही सीख सकता है। और देखिए, आप 2 दिन के दौरे पर राज्यपाल वहां पहुंच गए हैं बंगाल के अंदर, तो पूरी बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है वो यही है कि हर तरीके से अपने विरोधियों को डिस्टर्ब करो और एक छत्र शासन स्थापित करो, जिस भी रूप में वो संभव हो सके। ये है सारे का सारा खेल। लेकिन ये सारी चीजें, मतलब ये तो साफ हो गया ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया राष्ट्रपति को लेकर के, राज्यपालों को लेकर के, इससे सरकार को दिक्कत हुई, और इन के इन प्रकार किसी भी कीमत पर सरकार उसको स्वीकार तो नहीं करेगी, और उसने धनखड़ जी को आगे करके मनसा अपनी साफ कर दी, या शायद धनखड़ जी ने खुद ही ये बात कह दी। सरकार उसको बदलेगी ये तो तय है। जब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाने के लिए बदल ही दिया ना, आखिर उनको हटवाया ना, तो उस तरीके से इस पे भी करेंगे। खैर, एक और चीज, अब हम अगर राष्ट्रपति की बात करें, जैसा जिक्र हुआ, धनखड़ साहब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से वो चेयर पर बैठ करके संघ की तारीफ करते हैं, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो राष्ट्रपति बनना तो उनका लक्ष्य है ही है, एम है ही है, गोल है ही है।
लेकिन मोदी जी के लिए भी यही चीजें चलती हैं कि प्रधानमंत्री के बाद मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, तो दोनों एक साथ कैसे राष्ट्रपति बनेंगे? फिर क्या लास्ट में राष्ट्रपति का निर्णय संघ के दरबार में होगा? संघ के दरबार में अगर ये दोनों पहुंचेंगे तो फिर तो पहले तो इस चीज का निर्णय होगा ना कि बड़ा संघी कौन है, नागपुर में किसकी पकड़ ज्यादा है। नहीं नहीं राय साहब, देखिए आज की तारीख में जो पूरे का पूरा सिचुएशन है, जो हालात है, उसमें यह है कि मोदी जी ने खुद ही रूल बनाया 75 ईयर्स का। 75 वो इस साल हो जाएंगे। तो वो अगर 2027 तक अगर पद पे बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो एक स्टेज आएगी ना जो वो इज आउट होना चाहेंगे कहीं से। तो वो एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला होगा और उस स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर धनखड़ कहीं नहीं आते हैं। धनखड़ ना आरएसएस के मूल काडर है, ना कहीं उनका आरएसएस से कोई लेना देना रहा है। वो तो कांग्रेस से घूमते हुए, जनता दल से घूमते हुए, उधर से घूमते हुए एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर घूम रहे थे वो तो सब जगह। वकालत के मामले में भी बताइए आपको जिस तरीके की वकालत थी, हालांकि वो अपने से बड़ा न्यायविद भी नहीं मानते किसी को। तो बेसिकली ये है कि इस सारे मामले में मोदी जी के सामने इनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रपति पद की इच्छा पालकर ये कहीं ना कहीं मोदी को बेरोजगार करने की फिराक में, जो कि संभव नहीं है। मोदी कुछ भी हो जाए, अगर राष्ट्रपति पद पर रीज आउट होना है तो एक कंप्रोमाइज फॉर्मूले के तहत ही होगा। उसमें यह अलग बात है कि मोदी का सक्सेसर फिर संघ उनकी बात मानता है या खुद तय करता है। जब भी कभी ना कभी रिटायर होंगे तो वो स्थिति बनेगी। उन स्कीम ऑफ थिंग्स में धनखड़ साहब कहीं नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति खुद सेरेमोनियल संवैधानिक पद पर बैठा, उपराष्ट्रपति का पद केवल एक संवैधानिक सेरेमोनियल पद है। ये ना भी होता तो इसके बिना काम चल जाता। और चूंकि राष्ट्रपति के होते हुए इनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए इनको राज्यसभा के सभापति का काम उपराष्ट्रपति को हमारे संविधान में दिया गया था। अब सवाल यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी संवैधानिक अंग पर, जो देश के संविधान का अंग है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर इस तरह की आधारहीन और मर्यादाहीन और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कैसे कर सकता है? सवाल तो ये आएगा ना। और वो किसका टूल है जो इस तरह की बात कह रहा है? एक संवैधानिक, कभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा। उसने तो एक फैसला किया कि ये जो परंपरा चल रही है कि लगातार चीजों को लटकाए रखना, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जो सरकार है तमिलनाडु की, उसके आधा से ज्यादा कार्यकाल चला गया और उसके 10 कानून आप रोके बैठे। तो वो एक बिल्कुल फिट केस था इस तरह के फैसले का। और उसकी जितनी भी वो सरकार रिव्यू में उसमें भी चली जाएगी, पहले से भी चर्चा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन सवाल तो ये ना कि एक एंडलेस टाइम नहीं दिया जा सकता कि आप 5 साल तक एक कानून पे बैठे रहो या 10 साल तक बैठे रहो। देयर हैज टू बी सम ट्रांसपेरेंसी, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। तो तभी तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। उसके बिना आप धनखड़ साहब की सारी बात सुन करके इस तरीके की और ये मान के चले कि कोई भी वो चीज होगी। एक चीज और देखनी पड़ेगी, आप धनखड़ हो या कोई भी सत्ताधीश हो, वो ये चूज नहीं कर सकते कि अपने जो खिलाफ के फैसले हैं उनको तो वो लाइक नहीं करेंगे, उस पर तो टिप्पणियां करेंगे, और जो अपने पक्ष में जो फैसले आए हैं उसको सेलिब्रेट करेंगे। ये कैसे हो सकता है राय साहब? अदालत तो अदालत है, पक्ष के फैसले को स्वीकार कीजिए, विपक्ष से कोई करिए जो आपके खिलाफ आया है। लेकिन विपक्ष में कोई चीज आ गई तो उसका प्रतिकार उपराष्ट्रपति कब से करने लगे? सरकार के पास एक अधिकार है, रिव्यू में जाए, कंसर्न मिनिस्ट्री जाए, जिसको जाना है जाए। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अगर फैसले का प्रतिकार करे, ये तो एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है एक तरीके से। और ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या अधिकार भी ये तय करेंगे? क्या धनखड़ साहब तय करेंगे या बीजेपी आरएसएस तय करेगी? ये वही चीज है जो मैं और आप रह रहकर एक बात कहते हैं कि सोचिए अगर 400 सीट आ गई होती, सोच के देखिए क्या होता। तो वो जो 30 है कहीं ना कहीं वो रह रह के उभर के आती है। उस समय भी ये संविधान, कितने लोगों ने कहा कि संविधान 400 सीटों की जरूरत इसीलिए थी ना, 400 सीटों की जरूरत तो इसीलिए थी। एक और चीज समझ लें, विपक्ष जो जब भी तैयारी करता है कि इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, तब इनका रवैया बदल जाता है। सदन के अंदर अब इन्होंने थोड़ा बंद किया हुआ है, इस समय चेयर पे बैठ करके तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वही रास्ता इन्होंने बाहर निकाल लिया है। नहीं, बहुत कमाल है। देखिए इस मामले में तो गजब के मौसम वैज्ञानिक और यूटर्न बड़ा शानदार लेते हैं। ये किसकी कौन सी कितनी प्रशंसा कर दे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ध्यान है हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था, उस समय इनको वकील बना दिया गया। पता नहीं कितने पैसे इनको मिले, क्या क्या फैसिलिटीज मिली हरियाणा सरकार की तरफ से। मस्त है। धनखड़ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह गए वो खट्टर के बारे में जो खुद उन्होंने नहीं सोची कभी। खट्टर को तो उस दिन पता लगा कि मैं इतना महान हूं, वो धनखड़ साहब ने बताया। ऐसे ही आरएसएस के बारे में सभापति की कुर्सी पर बैठ के इन्होंने बताया कि आरएसएस कितना राष्ट्रवादी, पहले उनको नहीं पता था। ऐसे ही मोदी जी को इन्होंने भगवान का रूप दिया। शायद मोदी जी को वहीं से प्रेरणा मिली, वो नॉन बायोलॉजिकल वहीं से हुए, उनको वहां से आइडिया मिला कि यार धनखड़ साहब तो उपराष्ट्रपति वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर तो नॉन बायोलॉजिकल हो ही गया। तो इस तरह के नए नए प्रतिमान ये स्थापित करते रहते हैं, लेकिन मेरिट पे टिप्पणी कभी नहीं करते।
आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जो भी टिप्पणी की कल, लेट्स नॉट गो इनटू द मेरिट्स, एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जो रवि के मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में फैसला आया, क्या अगर ये जब बोल ही रहे थे तो क्या उसके उस पर जो राज्यपाल की भूमिका थी या इनकी खुद की भूमिका जो थी बंगाल के राज्यपाल के तौर पर, क्या इनको वो नहीं बतानी चाहिए थी? जब आप ईमानदार हो तो पूरे ईमानदार हो ना, सिलेक्टिव कैसे हो सकते हो? आप बताइए कि राज्यपाल ने गलती की, क्यों किए 12 केस, 12 जो कानून वापस क्यों रखे बैठे रहे उनको सालों तक? तो सुप्रीम कोर्ट पे तो आप तोप तान के चल गए, और जो आपके राज्यपाल की फाइट लाइन्स थी, जो ब्लंडर थी, बिल्कुल ब्लेटेंट गलतियां थी, उसके बारे में आप चुप रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप देश के सेकंड सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो, उसके बावजूद भी आप जो है मतलब किसी भी बात को लेकर के बैलेंस नहीं, संतुलित अप्रोच नहीं आपकी, यू आर बायस्ड, जो कि आपके संविधान की शपथ के खिलाफ है। जब संविधान की शपथ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? विदाउट इल विल और फेवर, यही तो है ना। ये कौन सा हुआ? राज्यपाल के बारे में तो नहीं बोलेंगे। और संविधान के अंदर जो कुछ है वो स्थिति बिल्कुल साफ है। ये खुद को न्यायविद कहते हैं, खुद को वकील कहते हैं। तो क्या ये भूल गए कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति की क्या जिम्मेवारियां हैं? नैतिक भी, संवैधानिक भी और राजनीतिक जिम्मेदारियां भी। तो और जो आपने कहा ना कि राज्यसभा के अंदर कुछ नहीं है, वही धनखड़ है ये। जिस दिन दांव लगेगा फिर विपक्ष के ऊपर उस तरीके से अल्लाह बोल देंगे, मान के चलिएगा। तो कोई फर्क कुछ नहीं बदला है। जो क्या नाम है अपना, जो अविश्वास प्रस्ताव आ गया उससे आ गया, इनका क्या है उसमें? जितने प्रस्ताव आए मोदी जी के सामने नंबर बनते हैं, संख्याबल इनके पास है। तो ये तो जितना चाहे जितना वो करेंगे उतने ज्यादा निकटता, इनको लगता है कि ज्यादा निकटता मिलेगी। और मोदी जी अकेले में बैठ के हंसते होंगे कि देखिए मेरे पास इस तरह के लोग हैं जो मेरे बारे में पटल पे बैठकर भी अदरवाइज भी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये आज के दौर में नई यूएसपी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट तरह की स्थिति हो, कोई आकलन हो, कहीं मीडिया जिंदा हो, तो धनखड़ और ये जो दूसरी चेयर है ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे आपको। इनका अगर निष्पक्ष आकलन हो जाए इनके काम का, तो समझ लीजिए इन्होंने उस पद की गरिमा को कहां तक पहुंचा दिया है, स्पीकर की गरिमा को या चेयरमैन की गरिमा को। इसी प्रथा को मोदी जी भी लगातार आगे बढ़ाते दिखते हैं। तमाम चुनावी भाषणों में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मंत्रिमंडल के तमाम लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं साबित करता है कि भाजपा आखिर देश में क्या कर रही है, क्यों बात विकास की नहीं होती है और ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशरम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।